नमस्कार साथियों, डिजिटल लॉ में आपका स्वागत है। हमने धारा 189 तक सीआरपीसी देख ली थी। आज 190 से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 190 कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान। कि मजिस्ट्रेट, कौन सा मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान ले सकता है, किन आधार पर ले सकता है। तो यहाँ बता रखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपराधों का संज्ञान ले सकता है, या उपधारा 2 में स्पेशल एम्पावर्ड किया गया सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। पर सेकंड क्लास कब लेगा, कौन एम्पावर्ड करेगा? तो सेकंड क्लास को सीजेएम द्वारा एम्पावर्ड किया जाएगा। जिस पर 190(2) में जो लिखा हुआ है यहाँ पर सीजेएम के द्वारा एम्पावर्ड किया जाएगा, वही उपधारा 1 के अंतर्गत संज्ञान ले सकता है। संज्ञान 3 बेस पे लेंगे। कि पहला तो उन फैक्ट्स पर जिनके बारे में परिवाद प्राप्त होता है। जो हमने 2D में परिवाद की परिभाषा पढ़ी थी, तो कंप्लेंट प्राप्त होती है अगर किसी फैक्ट के आधार पे, तो उस कंप्लेंट पर संज्ञान लिया जाएगा। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होती है। कौन सी? सेक्शन 173(2) में जो पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होती है, चार्जशीट, उस पर न्यायालय संज्ञान लेगा। और तीसरा, यहाँ पर 157 की पुलिस रिपोर्ट भी आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि, पर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाता है। चार्जशीट में अगर अपराध बनता पाया जाता है तभी कॉग्निजेंस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते। क्योंकि एक पुलिस रिपोर्ट आप 157 में भी पुलिस रिपोर्ट पढ़ते हो, पर यहाँ पुलिस रिपोर्ट का तात्पर्य सीधा आपका चार्जशीट से है। और तीसरा, पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं की जानकारी के आधार पर। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी जानकारी में कोई ऐसा फैक्ट आया जिससे अपराध बन रहा है, तो स्वयं की जानकारी के आधार पर या कहीं भी अदरवाइज सोर्स जो पुलिस अधिकारी से भिन्न है, वहां से उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसके आधार पर भी संज्ञान ले सकता है। 3 फैक्ट है जिनके आधार पर संज्ञान लेना है, कि पुलिस रिपोर्ट पर, कंप्लेंट पर, या पुलिस अधिकारी से भिन्न, या मजिस्ट्रेट की सो मोटो संज्ञान ले सकता है मजिस्ट्रेट। कौन ले सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सीजेएम के द्वारा एम्पावर्ड किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। 191 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। ये 191 इतना सा कह रहा है कि अगर स्वयं के ज्ञान के आधार पर या पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति के आधार पर आप संज्ञान ले रहे हो, तो एक बार जिसके खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया जा रहा है उस अपराधी को कहेंगे कि आप चाहे तो अभियुक्त से कहोगे कि ट्रांसफर करवा सकते हो केस को, तो वो चाहे तो ट्रांसफर करवा लेगा कि ये सुमोटो संज्ञान है, कहीं बायस कार्रवाई नहीं कर दे तो आप ट्रांसफर के लिए बोल सकते हो। 192 कोई काम का नहीं है। 193 देखना, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। कि सेशन न्यायालय कोई भी मामला डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता जब तक कि उसको मामला सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो 193 बात करता है कि जब सेशन न्यायालय के पास मामला सुपुर्द किया जाएगा तो ही सेशन न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान लेगा। सुपोज 193 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर्ड बाय सीजेएम अपराध का संज्ञान करने के बाद ट्रांसफर कर देता है किसको? सेशन न्यायालय को, और सेशन न्यायालय फिर कॉग्निजेंस लेता है उस पर। तो सेशन न्यायालय डायरेक्ट किसी अपराध पर संज्ञान नहीं ले सकता। 194 छोड़ देना। 195 इंपोर्टेंट है कि लोक न्याय के विरुद्ध अपराध की दशा में या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज से संबंधित अपराधों में लोक सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए जो अभियोजन कार्यवाहियां चलेगी, तो 172 से 178 तक विधि के कोई अनुदेश है या लोक न्याय के लिए जो अनुदेश जारी किए गए उनको नहीं मानते, उनके संबंध में अपराध किया जाता है, या कोई दस्तावेज के संबंध में लोक सेवक ने कुछ कहा था दस्तावेजों के संबंध में और आप शपथ लेने से इनकार करते हो, जानकारी देने से इनकार कर देते हो, उन मामलों में अपराध है। तो उन सभी अपराधों में ये अपराध की श्रेणियां, मैं अपराध की श्रेणियां याद नहीं रखनी, अपराध के लिए जो अभियोजन चलेगा वहां परिवाद केवल और केवल लोक सेवक के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अगर न्यायालय की कार्रवाई में, यहाँ आप सब सेक्शन 2 में देखोगे कि न्यायालय की कार्रवाई में अगर कूट रचित दस्तावेज काम में लिए जाते हैं या फाल्स एविडेंस दिया जाता है न्यायालय की कार्रवाई में, तो वहां पर कॉग्निजेंस न्यायालय के किसी अधिकारी के द्वारा किए गए परिवाद पर ही लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। ये 195 में 2 बातें आपको देखनी है। ठीक है, कि लोक सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकार का अवमान किया है तो लोक सेवक के परिवाद पर ही अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। और अगर न्यायालय की कार्रवाई में कहीं फाल्स दस्तावेज या कूटकरण का प्रयोग किया गया है तो न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर ही अपराध का संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा।
195 देखना, धमकी के अपराध की दशा में साक्षियों द्वारा प्रक्रिया। अगर किसी साक्षी से को आईपीसी के 195A के अंतर्गत धमकी देकर कोई साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया तो साक्षी के द्वारा परिवाद किए जाने पर ही संज्ञान लेंगे। सीधा लिख लो, साक्षी द्वारा परिवाद। तो कोई साक्षी परिवाद फाइल करेगा, उसके परिवाद पर ही संज्ञान लिया जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 196 इंपॉर्टेंट है। देखना कि राज्य के विरुद्ध अपराध की दशा में या ऐसे अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र की दशा में अभियोजन की बात कर रहा है। तो अगर राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध है, 153A है कि राज्य की सामरिक भावना को फैलाने के लिए दो समाजों के बीच में वैमनस्यता उत्पन्न करने के लिए कुछ बातें वगैरह फैलाई जाती है। 295 धार्मिक उन्माद पैदा करना। 505 में आपराधिक अभित्रास कि जो ये अपराध हैं जो राज्य सरकार के विरुद्ध किए जाते हैं या ऐसे अपराधों का आपराधिक षड्यंत्र है या ऐसे अपराधों के लिए दुष्प्रेरण है, वहां केंद्र सरकार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से लिख लेना। कैटेगरी 153A है, 295A है, 505 का 1 है, 505 का 2 के लिए राज्य 505 का 2 के अभियोजन की बात करेगा। वह केंद्र सरकार राज्य सरकार के अलावा जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल होगा। तो 505(1) में राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इसको बोलते हैं अभियोजन स्वीकृति, प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस बोला जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कौन कौन से अपराध थे दोबारा देखना। 153A, 295A, 505 का सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, और इन दोनों का आपराधिक, इन तीनों अपराधों का आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है और दुष्प्रेरण हो सकता है। ये है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ ये अपराध हुए, आप क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभियोजन की मंजूरी देना चाहते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार मंजूरी दे देती है, अभियोजन स्वीकृति दे देती है, उसके पश्चात ही परिवाद किया जाएगा, उसके पश्चात ही न्यायालय संज्ञान लेगा। तो इन अपराधों में संज्ञान लेने से पूर्व न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अभियोजन स्वीकृति का इंतजार करेगा। 153B का मामला या 505 के 2 और 3 का मामला या इनके लिए आपराधिक षड्यंत्र है तो 3 अथॉरिटी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से ही ऐसे अपराधों के लिए अभियोजन संज्ञान लिया जाएगा। इनकी पूर्व मंजूरी के पश्चात संज्ञान लेंगे। 120 का है, अगर 120 है आप राज्य सरकार के विरुद्ध 120 का B का अपराध किया गया है तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से 2 वर्ष से अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न है तो संज्ञान केवल राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट की लिखित सम्मति से किया जाएगा। तो तीनों के लिए एक तो हेडिंग देख लेना कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए या राज्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन स्वीकृति कौन कौन देता है, नेचर तीनों का देख लेना और कौन कौन देता है, अपराधों की धारा याद रखना और धारा के लिए अभियोजन स्वीकृति देने वाले अधिकारियों को ध्यान रखना। कहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार है, कहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार डीएम है और कहाँ पर राज्य सरकार और डीएम है। तीनों अलग अलग पॉइंट बनाकर नोट कर लेना। 197 देखना, 197 कहता है न्यायाधीश और लोक सेवकों का अभियोजन। तो पदीय कर्तव्य में कोई भी न्यायाधीश या लोक सेवक कोई कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा पदीय कर्तव्य, जरूर शब्द याद रखना कि पदीय कर्तव्य में कार्य करते हुए उनके द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पूर्व अनुमति से ही उनके विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया जा सकता, अन्यथा नहीं। तो जब न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक के द्वारा उनकी पब्लिक ड्यूटी में पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अपराध किया जाता है तो अपराध का संज्ञान केंद्र सरकार, यदि वो केंद्र सरकार का अधिकारी है, राज्य सरकार यदि और राज्य सरकार का अधिकारी है, उसकी पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। पर ऐसा अपराध अगर 354, 166A, 166B, 354 वाले सभी ऑफेंस और 376 के अपराध है और 509 है तो वहां केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं है, डायरेक्ट उनके विरुद्ध संज्ञान लिया जा सकता है। किसके विरुद्ध? मजिस्ट्रेट और लोक सेवक और न्यायाधीश के विरुद्ध।
तो न्यायाधीश और लोक सेवक के द्वारा पदीय कर्तव्य में अपराध किया जाता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से संज्ञान लिया जाएगा। पर ऐसे अपराध आईपीसी की धारा 166 ए बी, 354 ए बी सी डी, 370, 375, 376 ए बी, 376 वाले सभी हैं सैंक्शन से, ये अमेंडमेंट से 2013-18 में बाकी अपराध भी जोड़ दिए, तो सभी 376 के अपराध है। वहां अनुमति की जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। क्लियर है। 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। तो आईपीसी के चैप्टर 20 में विवाह से संबंधित अपराध है। आप 494 से लेकर 498 तक इनकी अपराधों के लिए चैप्टर 20 के अपराध देखोगे। यहां सभी अपराधों का अभियोजन व्यतीत व्यक्ति के परिवार पर ही करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जिसके विरुद्ध अपराध किया है, अपराध से जो व्यतीत व्यक्ति है उसके परिवार पर ही ऐसे अपराधों पर संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। पर कुछ कंडीशन बताएगा कि कब। जैसे मान लो कि कोई सेना में है, या तो रूढ़ी के अनुसार कोर्ट के सामने नहीं आ सकता, या कोई सेना में है, वहां उनकी तरफ से अन्य व्यक्ति भी परिवाद कर सकता है, अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जा सकता है, उस पर संज्ञान ले लेंगे। 494 द्वि विवाह का अपराध है। 495 पहले विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह किया जा रहा है। इन दोनों ही मामलों में माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री, माता पिता भाई बहन और पुत्र पुत्री, इनके द्वारा भी कोर्ट परमिशन से परिवाद किया जा सकता है। पर 497 और 498 का अपराध है। 497 498 का अपराध है, तो स्त्री का पति ही ऐसे अपराध के लिए परिवाद कर सकता है। स्त्री का पति ही क्या है, जाड़ता वाला एडल्ट्री 497 498 दोनों के मामले में अपराध के लिए परिवाद स्त्री का पति ही कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं करेगा। क्लियर है। पर यहां पर एक कंडीशन और लागू होगी कि अगर स्त्री का पति सेना में है तो उसके द्वारा किसी व्यक्ति को कि कफ्टेरी में वो महिला रह रही थी जिसने 497 का अपराध किया है, तो वो व्यक्ति भी उसकी तरफ से एम्पावर्ड है तो परिवाद कर सकता है। एक यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला 6 वाला पॉइंट देखना कि आईपीसी की धारा 376 में अपराध का संज्ञान पुरुष द्वारा अपनी 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स मैथुन किया जाता है, तो वहां अपराध किए जाने की तारीख से 1 साल के अंदर ही संज्ञान लिया जा सकता है। तो कोई शादी करने के पश्चात अपनी 18 साल की कम उम्र की पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है 376 के अंतर्गत, आईपीसी में 376 में, तो वहां अपराध का संज्ञान ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स अपराध किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के अंदर ही किया जाएगा। ये टाइम पीरियड बार बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, इसको ठीक से याद कर लेना। 198A आईपीसी की धारा 498 में जो क्रूरटी का अपराध होता है, वो अपराध पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर ही उसका संज्ञान किया जाएगा। ठीक है। अपराध को घटित करने वाली पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यतीत व्यक्ति, उसके माता पिता भाई बहन, माता पिता के भाई बहन, यहाँ बुआ मामा, इनको भी शामिल किया गया है, या उनके रक्त दत्तक ग्रहण के कोई संबंधित व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवार पे, तो सीधा पुलिस रिपोर्ट पर और परिवार पर। तो 498A के अधीन अपराधों का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट और परिवार दोनों पर ही किया जा सकता है। 198B कहता है अपराध का संज्ञान कि अगर आईपीसी का सेक्शन 376B के अधीन कोई अपराध है जहां वैवाहिक संबंध थे और दोनों न्यायालय के द्वारा पृथक रह रहे थे न्यायालय की परमिशन से, ऐसे पृथक रहने के दौरान पति पत्नी के साथ आकर सेक्स कर लेता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, और ऐसा अपराध के लिए महिला कंप्लेन करती है, तो वहां प्रथम दृष्टया समाधान होने पर ही संज्ञान लेगा मजिस्ट्रेट, अन्यथा नहीं लेगा। ठीक है। तो यहां देख लेना कि पति पत्नी पृथकता के रहने के दौरान अपराध, दोनों अलग रहने के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मैथुन करते हैं, तो उस अवस्था में अपराध का संज्ञान प्रथम दृष्टया
मामला बनता पाया जाता है मजिस्ट्रेट तभी करेगा। ठीक है, पत्नी द्वारा जब पति के विरुद्ध कंप्लेंट फाइल की जाती है। देख लेना इसको 198 को भी। 199 जिसकी मानहानि हुई है वही परिवाद करेगा, व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा ही परिवाद किया जाएगा। कहा 499 का अपराध डिफामेशन का अपराध होता है आईपीसी के चैप्टर 21 में। पर ऐसी मानहानि आपने कुछ बड़े व्यक्तियों की कर दी, ऐसे बड़े व्यक्ति है 199(2) में बता रखे हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल है, संघ और के प्रशासक है, मंत्री है संघ या राज्य के, इन लोगों की मानहानि कर देते हो तो केंद्र सरकार का अधिकारी तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का अधिकारी तो राज्य सरकार, तो केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ही करेगा। और करेगा कौन? तो केंद्र और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से सेशन न्यायालय में तो किया जाएगा और करेगा पीपी, सेशन न्यायालय में करेगा और पीपी के द्वारा किया जाएगा, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, धारा 24 वाला। तो जब आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य के मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों का अपमानहानि करते हो तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी यथास्थिति है उनके द्वारा पूर्व मंजूरी से पीपी सेशन न्यायालय में उनकी तरफ से परिवाद कर सकता है। और ऐसे लोगों को यहाँ एज ए विटनेस ट्रीट किया जाता है जिन लोगों की मानहानि हुई है, और ऐसा परिवाद 6 माह के अंदर किया जाएगा। ठीक है, ऐसा परिवाद मानहानि होने से 6 माह के अंदर करेंगे। देख लेना, यहीं पे लिखा होगा। सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि सेशन न्यायालय में 199(2) के अधीन अपराध का संज्ञान तभी करेगा जब अपराध उस तारीख से 6 माह के अंदर किया जाता है जब अपराध किया गया था। तो बड़े लोगों का मानहानि कर रहे हैं तो अपराध 6 महीने के अंदर पीपी के द्वारा पेश किए गए परिवाद पर सेशन न्यायालय संज्ञान लेगा। पर पीपी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति से ही ऐसा परिवाद करेगा। चैप्टर 15 मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद। यहाँ पर परिवाद आ चुका है। अभी हमने पुलिस एफआईआर देखी थी, एफआईआर पर चार्जशीट पेश करने का प्रोसीजर देखा था, वहां मामले हो गए थे एफआईआर पर, पुलिस रिपोर्ट पर। अब हम देख रहे हैं कंप्लेंट केस को। तो कंप्लेंट केस जैसे ही आएगा तो परिवाद पर संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट क्या करेगा? जैसे परिवाद प्राप्त होता है उस पर संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने के बाद शपथ पर साक्षी की परीक्षा करेगा और परीक्षा का सारांश लिखेगा। ऐसा 3 बातें 200 के अंदर पढ़ने को मिलेगी। अगर वो न्यायालय परिवाद पर संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है तो जिस न्यायालय में पेश करना उसका नाम लिखकर लौटा दे, और लिखित में परिवाद नहीं है तो वर्बली उसको निर्देश दे दे कि उस कोर्ट में चले जाओ। ऐसा 201 में लिख रहा है, किसी काम का नहीं। 202 में कि अगर ऐसा अभियुक्त है जिसके विरुद्ध आपको परिवाद प्राप्त हुआ है और वो अभियुक्त न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर नहीं रहता, कोई दूसरे जगह पर वो रहता है जो न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से बाहर है, तो उसको समन वारंट इशू करने से पहले न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि क्या वाकई में जो परिवाद के तथ्य पेश किए गए उनसे अपराध बन रहा है, तभी उसको ऐसा आदेशिका, जो समन वारंट है, ऐसी आदेशिका जारी की जाए। ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करवा सकता है। तो 202 में आदेशिकाओं को जारी किया जाना मुलतवी, मुलतवी का मतलब होता है रोक देना, आदेशिका जारी करने से रोक देगा और पहले जांच करवाएगा। ठीक है, या तो स्वयं जांच करेगा या जांच करवा सकता है और जांच में देखेगा कि अपराध बनना पाया जा रहा है तो संज्ञान ले लेगा, नहीं बनना पाया जा रहा तो मामला डिसमिस कर देगा। 203 कि 203 कहता है कि अगर 200 की रिपोर्ट कि जो हमने 200 में अपराध के परिवाद प्राप्त होने पर शपथ पर परीक्षा की, वहां देखकर लग रहा है शपथ पर परीक्षा करने के पश्चात कि कोई अपराध नहीं बन रहा, या 202 में जांच अन्वेषण जो भी करवानी थी मजिस्ट्रेट को वो करवाने के पश्चात भी लग रहा है कि परिवाद जिन तथ्यों पे पेश हुआ ऐसे कोई तथ्य गठित नहीं हुए, मामला नहीं बन रहा अपराध का, तो परिवादों को खारिज कर देगा। अगर मामला बनता पाया जाता है तो 204 में आदेशिकाएं जारी कर देगा। मामला समन है तो समन जारी कर दो, वारंट मामला है तो जैसी स्थिति लगती है कि समन से काम चल जाएगा समन, वारंट जारी करना ठीक लगता है तो वारंट जारी कर देगा, वारंट या समन जारी कर सकता है। ठीक है,
पर वारंट वगैरह समन जारी करेगा, फीस पहले ले लेगा, फीस नहीं देगा तो बाद खारिज कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है फीस संदेह है, फीस नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट परिवाद खारिज कर देगा। 205 कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पर्सनल एपियन से मुक्त किया जा सकता है, फ्री किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है कि आपको परिवाद में मामला है तो व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से फ्री कर सकता है, जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट ऐसा बोल सकता है किसी मामले में। 206 इंपोर्टेंट है, हेडिंग्स आती है एक तो यहाँ से। दूसरा, छोटे अपराध से क्या तात्पर्य है? तो छोटे अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जहां 1000 रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय अपराध है, उनको छोटा अपराध बोला जाएगा। और छोटे अपराध में समन जारी किया जाता है, वहां जुर्माने की अधिकतम रकम भी 1000 रुपए ही लिखी जा सकती है। पर राज्य सरकार को लगता है कि सीआरपीसी की सेक्शन 320 के अंतर्गत कोई कंपाउंडेबल अफेंस है या ऐसे अफेंस है जिनमें 3 माह से कम का कारावास है, तो उसको भी धारा 206 के पर्पज से छोटे अपराध घोषित कर सकती है, और उनके लिए भी सेम 206 वाला प्रोसीजर, 206 के साथ हम 253 पढ़ेंगे, दोनों प्रोसीजर सेम फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो 206 में छोटे अपराधों के लिए विशेष समन जारी किया जा सकता है। देख लेना छोटे अपराध कौन से हैं, 1000 से कम का, जिनमें फाइन होता है, जुर्माना होता है, उनको छोटा अपराध। 207 कि जब भी अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर या परिवाद होता है तो जो दस्तावेज एफआईआर के दस्तावेज है, चार्जशीट है, वो उनकी सबकी प्रति अभियुक्त को उपलब्ध करानी पड़ती है। 161 के बयान, 164 में कन्फेशन या स्टेटमेंट नोट किया है तो वो सारे बयान अभियुक्त को उपलब्ध कराने पड़ते हैं। ये कहता है कि दोनों को बराबर मौका मिलना चाहिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर यह धारा 207 आधारित है कि जितने सामान लड़ने के लिए परिवाद करने वाले या एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के पास है, उतने ही सामान आप प्रतिरक्षा के लिए अभियुक्त को उपलब्ध कराओ। तो 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की बात करता है। 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, हेडिंग देखना, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जब 193 में कह रहा था सेशन न्यायालय अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सेशन न्यायालय क्या करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब उसको मामला कमिटल करता है 193 के अंतर्गत, तो वहां से मामला 209 में कमिटल होने के बाद सेशन न्यायालय के पास आता है, और सेशन न्यायालय आते ही देखेगा कि अभियुक्त आ गया, चार्जशीट आ गया, उसके बाद इस 209 में उसको कमिटल होने के बाद अपराध पर संज्ञान लेगा। ठीक है, 209 हेडिंग देख लेना, अंदर से पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 210 की परिवाद के कोई मामला परिवाद पर चल रहा था और मजिस्ट्रेट को उस पर ट्रायल करते हुए पता लगता है कि ऐसा ही कोई मामला है जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जिस अभियुक्त के खिलाफ परिवाद प्राप्त हुआ है वैसा के वैसा ही मामला उसी अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो पुलिस अधिकारी को नोटिस भेजेगा और कहेगा कि क्या मामला है, लेकर आओ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट। और पाया जाता है कि परिवाद पर जो मामला चल रहा है उसी मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दोनों में अभियुक्त सेम है, तो दोनों मामलों को एक साथ ही ट्रायल करेगा, और ऐसा माना जाएगा कि दोनों मामले किस तरह से होंगे कि पुलिस रिपोर्ट पर जो मामले चलते हैं, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों की तरह डील किया जाएगा परिवाद वाले मामले को भी। तो जहां परिवाद पुलिस रिपोर्ट दोनों ही एक ही केस में एक ही अभियुक्त के विरुद्ध है, वहां यह माना जाएगा कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले की तरह ही उन दोनों केसों को एक साथ ट्रीट किया जाएगा, एक साथ डील किया जाएगा। 210 के बाद आप 211 देखना, आरोप की अंतर्वस्तु। यहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हेडिंग से पूछा जाता है। चैप्टर 17 किससे संबंधित है? आरोप से। कम से भी कम 8 से 9 बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चैप्टर 17 का संबंध किससे है? आरोप से, आरोप से, आरोप से। समझ जाना अच्छे से। 211 आरोप की अंतर्वस्तु क्या होगी? तो आरोप में अपराध का कथन होगा, अपराध को सृजित करने वाली विधि होगी, विधि में अपराध का नाम नहीं दिया तो इतनी परिभाषा देनी होगी जो अपराध के बारे में जानकारी दे, किस विधि के अंतर्गत अपराध है, विधि की कौन सी धारा में उसको आरोपित किया गया है,
और एक बार आरोप लगा दिया तो ये मान लिया जाएगा उस अपराध के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूर्ण कर दी गई है और आरोप न्यायालय की भाषा में लगाया जाएगा। ये सब आरोप की अंतर्वस्तु हो सकेगी। फिर 212 देखना, समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां, कि अगर कहीं पर लगता है कि अपराध के बारे में जो आरोप लगाया उसके आधार पर अभियुक्त समझ नहीं पाएगा कि क्या अपराध किया था, किस जगह की बात कर रहा हूं, मैं कह देता हूं, आरोप लगा दूं कि आप लोगों ने तो मेरे साथ छल किया, तो आप समझ नहीं पाओगे कब छल किया, कैसा छल किया। या मैंने कह दिया कि आपने तो आईपीसी में मेरे साथ चीट किया और धारा भी बता दी छल की, पर आपको पता तो लगे छल किस प्रकार का किया है। तो समय, स्थान और व्यक्ति सारी इंफॉर्मेशन उसमें देनी होगी आरोप में, ताकि वो व्यक्ति अच्छी तरह समझ सके कि उसके खिलाफ कब आरोप है। पर इतने सबसे भी नहीं समझ पा रहे आप समय स्थान को देने के बाद, तो फिर मेनर बताना होगा कि छल किस प्रकार से किया 213 में। आरोप के शब्दों का वही अर्थ लेना है, ये कोई काम की नहीं है। गलतियों का प्रभाव हेडिंग आएगा कि जहां आरोप में कोई गलती हो जाती तो गलती का क्या प्रभाव होगा। तो गलती तभी तात्विक माना जाएगा जब अभियुक्त उस गलती के कारण भुलावे में पड़ गया था। यहां पर एक उदाहरण है, इसको बार बार पूछा जाता है, खुदा बख्श और हैदर बख्श वाला जो उदाहरण है, खुदा बख्श हैदर बख्श का, ये दोनों उदाहरण पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कब गलती तात्विक होती है कब नहीं होती है। अगर गलती तात्विक है और अभियुक्त उससे भुलावे में पड़ गया था तो वहां पर क्या माना जाएगा कि आरोप गलत लगा दिया गया था, पुनः चार्ज लगाए जाएंगे। आरोप को कब परिवर्तित कर सकते हैं, तो निर्णय सुनाए जाने से पूर्व। इतनी सी बात देख लो, जजमेंट सुनाए जाने से पूर्व कभी भी आरोप को परिवर्तित किया जा सकता है। 217 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तो पुनः जिन साक्षियों का साक्ष्य हो गया उनको दोबारा बुलाया जाएगा, अगर उस आरोप के परिवर्तित करने से साक्ष्य पर प्रभाव पड़ता है तो। अन्यथा नहीं प्रभाव पड़ता है तो बुलाने की जरूरत नहीं है। तो जब आरोप परिवर्तित हो गया तो साक्षियों को पुनः बुलाया जाएगा। एक मिनट रुकना। आगे बात करते हैं 218, सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। प्रत्येक अपराध के लिए पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा। ये हर सेक्शन के लिए अलग अलग आरोप लगाना है कि इसने 354 का अपराध भी किया, 326 का किया, 376 का किया आईपीसी में। तो प्रत्येक अपराध के लिए अलग अलग आरोप लगाना है। पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अलग अलग आरोप लगाने से की जगह एक साथ आरोप लगाया जाए और इससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा करने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सारे आरोपों को एक साथ लगाने की, एक ही ट्रायल में एक साथ लगाने के लिए परमिशन दे सकता है। यहां से आपको 218 के बाद 219 की हेडिंग देखनी कि एक ही वर्ष में एक ही किस्म के 3 से अधिक अपराधों के लिए एक साथ आरोप लगाया जा सकता है। 220 में एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण किया जा रहा है। एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, एक मिनट रुकना, कि यदि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही क्रम में एक से अधिक अपराध किए जा रहे हैं तो एक ही विचारण में उन सबके लिए अपराध आरोप लगा दो। जैसे मैं सबसे पहले एक व्यक्ति का मर्डर करता हूं, वहां से भागता हूं, भागते वक्त मेरे को भागने के लिए गाड़ी चाहिए रहती है, मैं किसी को, दूसरे व्यक्ति को भी गोली मारता हूं या उसको घायल करके उसकी गाड़ी छीन लेता हूं, उस गाड़ी से आगे चलकर किसी व्यक्ति, पुलिस वाले को टक्कर मार जाता हूं, तो ये एक ही क्रम में मेरे द्वारा किए गए अपराध है या चेन ऑफ ऑफेंस बोल सकते हैं। तो उनके लिए एक ही ट्रायल में आरोप लगाया जा सकता है। दो 221 देखना, बात करता है जहां संदेह की कौन सा अपराध किया। आपको लग रहा है कि या तो इसने चोरी का अपराध किया है या आपको लगता है कि चोरी का अपराध नहीं है। जैसे लूट और डकैती में डाउट हो जाता है कि 5 से ज्यादा है, लूट करें डकैती करें,
तो वहां मामले में आप अल्टरनेटिव चार्ज लगा सकते हो। तो जहां संदेह कि कौन सा अपराध किया गया तो सभी अपराधों का अनुकल्प आरोप लगा दो। अल्टरनेटिव अपराध ट्रायल के बाद निकल कर आ जाएगा, ये अपराध किया था, उसी अपराध के अंतर्गत कन्विक्शन कर दिया जाएगा, से सभी चार्ज वापस ले लिए जाएंगे। ठीक है, 221 इतना ही कहता है। 222 जहां वह अपराध जो साबित हुआ आरोपित अपराध के अंतर्गत है कि आपने जो चार्ज लगाया था पर आप उस आरोप वाले तथ्यों को साक्ष्य के द्वारा साबित नहीं कर सके और अपराध छोटा हो गया। ये क्या होता है? अभियोजन की विफलता होती है कि जब हम किसी का प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं तो हमारे साक्ष्य में कोई कमी रह जाती है, उस विफलता के कारण जिस अपराध का आरोप लगाते हैं वो साबित नहीं कर पाते, छोटा अपराध साबित कर पाते हैं। उस कंडीशन में उस अपराध के अंतर्गत वो छोटा अपराध जो साबित हुआ वो बड़े आरोप के अंतर्गत मान लिया जाएगा और उस पर जो सेक्शन लगता है वो लगा दिया जाएगा, भले हमने आरोप में मेंशन नहीं किया। 222(2) कहता है कि आपने तो ठीक आरोप लगाया था, आपने ठीक एविडेंस पेश किया था, पर अभियुक्त तो बहुत तेज था, उसने कोई ऐसी परिस्थितियां साबित कर दी जिससे अपराध छोटा हो गया। कि मैंने कहा कि इसने मर्डर किया और उसने ऐसी परिस्थिति साबित कर दी कि मैं तो उस समय विकृतिचित अवस्था में था, तो अपराध छोटा हो गया। या मान लो कि मैंने किसी के साथ घोर उपद्रव कारित की और सामने वाला ये कंडीशन साबित कर दे कि मैं तो अचानक प्रकोपन में आकर मेरे से ये अपराध हो गया, तो वहां अपराध छोटा हो गया। हमने तो चार्ज लगाया था ग्रीवियस हर्ट का, तो उसने कंडीशन सेट कर दी कि मैंने तो अचानक आवेश में आके अपराध किया, तो अब अपराध छोटा हो गया, सेक्शन बदल गया, तो आरोपित अपराध के अंतर्गत उस आरोप को भी मान लिया जाएगा, उसके लिए कन्विक्ट कर दिया जाएगा। 223 बात करता है कि किन व्यक्तियों पर संयुक्त आरोप लगाया जा सकेगा। तो इसके तीनों चारों पॉइंट आप देख लेना कि जैसे एक ही वे व्यक्ति जो एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में एक ही अपराध करते हैं, 5 जनों ने मिलकर एक ही सीक्वेंस में एक अपराध किया, या एक व्यक्तियों के समूह द्वारा एक ही सीक्वेंस में एक के बाद एक अपराध किए जाते हैं, ऐसे अपराधों के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो सकेगी कई व्यक्तियों के विरुद्ध। 223 को थोड़ा सा रीड कर लेना, ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज से ऑप्शन बनाकर दे सकता है। जब आपने कई आरोप लगा दिए, आपने 5 आरोप लगाए, 2 के लिए दोष सिद्ध कर दिया, बाकी 3 आरोपों को वापस ले लिया जाएगा, पर वापस ले लिया जाएगा 3 आरोपों को। ठीक है, पर बाद में जो 2 आरोपों के लिए दोष सिद्ध हुआ वो अपील में जाकर दोष सिद्धि अपाफ्त कर दी जाती है, तो बाकी जो आपके वो 2 आरोप थे, उनके अलावा 3 आरोप थे, वो सभी जिंदा हो जाएंगे, दोबारा उन्हीं आरोपों के लिए उसका ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, कि अगर आपके 5 आरोप थे, 2 के लिए कन्विक्शन हो गया, 3 अपने आप वापस ले लिए क्योंकि उनमें साबित नहीं हुआ, शेष आरोप वापस ले लेंगे। पर अगर दोष सिद्धि अपाफ्त कर दी जाती है तो आप वापस 5 आरोपों को लगा सकते हो, जो 3 वापस लिए थे उनके लिए भी, और बाकी 2 जिनमें अपाफ्त कर दी उनको वापस आप पेश कर सकते हो। आप ये नहीं, उस स्टेज पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये आरोप तो वापस ले लिए थे, तो जो शेष वापस लिए गए आरोप है वो जिंदा हो जाते हैं अगर जिन आरोपों के लिए दोष सिद्ध किया था और वो अपील में दोष सिद्धि अपाफ्त कर दी जाती है। ये समझ में आएगा 224 का कंसेप्ट, हालांकि प्री में नहीं पूछेंगे, मेंस में पूछेंगे इस कंसेप्ट को। सेशन ट्रायल शुरू हो जाती है। रेंज देखना सेशन ट्रायल की कि सेशन ट्रायल 225 से लेकर 237 तक चलेगी। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रेंज पूछेगा 225 से लेकर 237। ट्रायल से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है, बनेगी तो कहीं ना कहीं आपसे हेडिंग पूछेगा, और हेडिंग से पूछने की संभावना भी 10% है। सीधा सेशन ट्रायल में क्या क्या चीज होती है कि सेशन न्यायालय में अपराध की पीड़ित व्यक्ति की तरफ से अपराध का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है। पहला पॉइंट ये याद रखो। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अभियोजन में आरोप लगाने से पूर्व बहस किया जाता है, बहस के पश्चात आरोप लगाया जाता है, आरोप लगाने के बाद उन्मोचन किया जा सकता है, और अगर उन्मोचन नहीं किया जाता आरोप के बाद उसको जो प्राइमा फेसी एविडेंस आया उस के आधार पर उन्मोचन कर दो, नहीं किया जा रहा है तो अभियोजन साक्ष्य
ले लो अभियोजन साक्ष्य में अपराध बनता नहीं पाया जाता है, दोष मुक्त कर दो। अगर अपराध बनता पाया जा रहा है तो वहां पर प्रतिरक्षा साक्ष्य ले लो। प्रतिरक्षा साक्ष्य के पश्चात बहस होगी, बहस के बाद जजमेंट आएगा। पर जजमेंट से पहले, जजमेंट आने के पश्चात हम जब भी उसके सेंटेंस के क्वेश्चन पर उसको सुनेंगे, उसके पश्चात ही सेंटेंस देंगे। वो बताएगा मैं गरीब हूँ, पीछे पत्नी है, बच्चे हैं, मैं अपने घर में कमाने वाला हूँ। ये सब प्रश्नों को सुनने के पश्चात ही उसको दंड दिया जाएगा, दंड के प्रश्न पर सुनेंगे। ये सारी चीजें सेशन ट्रायल की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन देके संभावना नगण्य है कि ऐसा कुछ पूछे। 236 पूर्व दोष सिद्धि आरोप में मेंशन की जाएगी, पर कहीं भी ट्रायल के स्टेज पर पूर्व दोष सिद्धि की चर्चा नहीं करेंगे। जब आप दोष सिद्ध कर देते हो अभियुक्त को, तब वहां उसके पूर्व दोष सिद्धि के तथ्य को चार्ज में से निकाल कर लाएंगे और पूर्व दोष सिद्धि के तथ्य को साबित करेंगे, जहां पूर्व दोष सिद्धि के आधार पर वो वर्धित दंड का दायी होता है उस स्टेज पर। 237 कुछ अलग प्रक्रिया आपको बताएगी। तो 225 से लेकर 236 तक मैंने बोल के बता दी, एक एक 2-2 लाइनों की चीजें हैं। 237 बता रहा है कि 199(2) में जो अभी हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, यूटी के जो प्रशासक है, केंद्र राज्यों के मंत्री है, उनका डिफामेशन कर दिया था, मानहानि कर दिया थी, और उनकी तरफ से पीपी सेशन न्यायालय में परिवाद पेश कर रहा था। उसमें क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी? तो वहां पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया काम में लेंगे। तो 199(2) में सेशन न्यायालय संज्ञान के पश्चात ट्रायल करेगा। तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में जो ट्रायल की प्रोसीजर फॉलो की जाती है, उसके द्वारा वो ट्रायल की प्रोसीजर फॉलो करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहां से देखना कि बंद कमरे में विचारण किया जाएगा, और लगता है कि ऐसा डिफामेशन का केस झूठा था, तो वहां 1000 रुपए से अनधिक के प्रतिकर की रकम उस व्यक्ति को दिलाई जा सकती है जिसके विरुद्ध आरोप लगाया था। तो 1000 से अनधिक की रकम का प्रतिकर उस व्यक्ति के विरुद्ध को दिलाया जा सकता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिफामेशन का आपने आरोप लगाया। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रतिकर के आदेश से व्यतीत है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है। दो 238 से लेकर वारंट मामलों की ट्रायल देखोगे तो 238 से लेकर 250 तक चलेगी। इसमें 2 प्रकार की ट्रायल होती है वारंट मामलों में, एक पुलिस रिपोर्ट पर होती है, दूसरी परिवाद पर होती है। पुलिस रिपोर्ट पर वारंट मामलों की प्रक्रिया आप 238 से लेकर 243 तक पढ़ेंगे। क्या होती है पुलिस रिपोर्ट पर वारंट मामलों की ट्रायल में कि 200 सबसे पहले जैसे ही पुलिस रिपोर्ट पर आती है, सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे क्या 207 की अनुपालना हो गई थी, क्या अभियुक्त को सभी दस्तावेज उसकी प्रतिरक्षा के लिए चार्जशीट वगैरह पेश उपलब्ध करा दी गई थी। उसके बाद 173 की रिपोर्ट आएगी, उस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद लग रहा है कि अपराध नहीं पाया जाएगा, ये सारे फैक्ट साबित हो जाए, तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचन कर दिया जाएगा। पर लग रहा है चार्जशीट के फैक्ट से कि मामला बनता है, तो आरोप विरचित किए जाएंगे। विरचित करने के बाद पूछेंगे भैया क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? स्वीकार कर दिया तो दोष सिद्ध कर दो, मना करता है तो ट्रायल शुरू कर दो। ट्रायल शुरू कर रहे हैं आप, तो वहां पहले अभियोजन साक्ष्य होगा, उसके बाद प्रतिरक्षा साक्ष्य होगा, फिर आप चले जाओगे 248 में दोष सिद्ध करके सजा के लिए। ये प्रोसीजर है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में। अब आप परिवाद पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया आपको बता देता हूं, जो इंपोर्टेंट उसमें फैक्ट है। इनमें 225 से लेकर 260 253 तक, 52-53 तक ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना। ठीक है, क्लियरली यहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, क्योंकि पूरी सीआरपीसी से 8 से 10 क्वेश्चन, कम से कम 6, अधिक से अधिक 10 आ सकते हैं। एवरेज 8 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे सेक्शन से जहां प्रोसीजर बता रखा वहां से क्वेश्चन नहीं आता प्री के अंदर। 244 से लेकर 248 तक आप पढ़ोगे पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले। मतलब
परिवाद पर संस्थित वारंट मामले। तो परिवाद पर संस्थित वारंट मामलों में क्या होगा, सबसे पहले प्री चार्ज एविडेंस होगा, आरोप पूर्व साक्ष्य होगा, उसके बाद अभियोजन साक्ष्य लिया जाएगा। परिवाद पर आते हैं, सबसे पहले अभियोजन साक्ष्य लेते हैं। परिवाद पर परीक्षा आपने सेक्शन 200 में पढ़ के आए, तो अभियोजन साक्ष्य लिया जाएगा। अभियोजन साक्ष्य के पश्चात लगता है कि अपराध बनता नहीं पाया जाता, तो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पर अपराध बनता पाया जाता है तो सेक्शन 246 में चार्ज फ्रेमिंग किए जाएंगे, आरोप विरचित किए जाएंगे। उसके बाद आरोप विरचित करके पूछेंगे, भैया क्या आप स्वीकार करते हैं? वो आरोप को स्वीकार करने से इंकार कर देता है तो अभियोजन साक्ष्य लिया जाएगा। पुनः जिनकी प्रति परीक्षा वहां पर नहीं हुई थी या कोई अन्य साक्ष्य भी पेश करना चाहता है जो 200 में पेश नहीं किया था, उन सभी अभियोजन साक्ष्यों को लिया जाएगा। फिर अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करेगा। उसके पश्चात दंड के प्रश्न पर उसके पश्चात निर्णय देगा, दोष सिद्धि का या दोष मुक्ति का। दोष सिद्धि का निर्णय दे रहा है तो दंड के प्रश्न पर सुना जाएगा, और पूर्व दोष सिद्धि का भी तथ्य अगर आरोप में लगाया गया था तो पूर्व दोष सिद्धि के आधार पर आगे बढ़ेगा। 248 में दंड के प्रश्न पर सुनकर जो भी सजा कारावास है वो कर देनी है। यहां तक कोई प्रश्न नहीं बनेगा 225 से लेकर 248 तक। पर 249 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन आता है। परिवादी की अनुपस्थिति, कि जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित हुई थी और जिस दिन कार्यवाही के लिए सुनवाई के लिए जो डेट फिक्स की गई थी उस दिन परिवादी अनुपस्थित था और अपराध कंपाउंडेबल है, उसका विधि पूर्वक समन किया जा सकता है, या अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है, असंज्ञेय अपराध है, तो उस कंडीशन में इससे पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कर दिया जाएगा। तो परिवाद पर संस्थित मामला है, परिवाद पर सुनवाई के लिए नियत दिन उपस्थित नहीं है, अपराध कंपाउंडेबल है या कॉग्निजेबल अफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल अफेंस है, तो वहां अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 249 कहता है कब, जब परिवादी अनुपस्थित रहता है सुनवाई की नियत तारीख के दिन। 250 बात करता है कि उचित कारणों के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर, कि आपने बिना सफिशिएंट ग्राउंड के किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा दिए, उसका अभियोजन चला और वो दोष मुक्त कर दिया गया, तो उसको उन्मोचन और दोष मुक्ति के आदेश के साथ साथ ही अगर ऐसा लगता है कि उस पर आरोप लगाया गया था वो बिना सफिशिएंट ग्राउंड के लगाया गया था, तो अभियुक्त व्यक्ति को प्रतिकर दिला सकता है। ऐसा प्रतिकर जितना उस मजिस्ट्रेट की जुर्माना करने की शक्ति है, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की केवल 10,000 है, तो जितना मजिस्ट्रेट जुर्माना करने के लिए सक्षम है उतना जुर्माना वो अधिरोपित कर सकता है, प्रतिकर लगा सकता है। और ऐसा प्रतिकर देने में असफल रहने पर जुर्माना करने के लिए जितना वो सशक्त है उतने से अधिक रकम का प्रतिकर अधिनिर्णित किया जाएगा, और प्रतिकर देने में इसके संदाय में व्यतिक्रम पर 30 दिन का साझा कारावास दिया जा सकता है, ऐसा 250 में लिखा हुआ है। ठीक है, समन ट्रायल 251 से लेकर आप 259 तक समन ट्रायल पढ़ेंगे। समन ट्रायल में सबसे पहले आते ही आपको क्या किया जाता है, अभियोग का सारांश सुनाया जाता है, आरोप की विरचना नहीं होती। समन ट्रायल में सबसे मेन है कि चार्ज फ्रेमिंग नहीं होता, आरोप की विरचना नहीं होती, अभियोग सारांश सुना देंगे कि आपके खिलाफ ये आरोप है। आरोप के बाद वो दोषी होने का विभाग करता है, ठीक है ट्रायल शुरू कर दो। 206 के मामले थे जिनको छोटे मामले कह रहे थे, वहां अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी दोषी होने के अभिभाग के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। किन मामलों में, जहां 206 के अंदर समन जारी किया गया था, हेडिंग सफिशिएंट है। प्रक्रिया जब दोष सिद्ध ना हो तो ट्रायल की प्रक्रिया बता रखी है, नहीं काम की। 255 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की, जब
54 में ट्रायल हो जाए, दोष सिद्धि दोष मुक्ति कर दो, कोई काम की नहीं है। हाँ, यहां पूछ सकता है, एक सिमिलर हेडिंग्स पढ़ोगे आप 235 की, 248 की, 255 की, यहाँ दोष मुक्ति दोष सिद्धि के लिए बात करेगा तीनों में ट्रायल के बाद। तो ये हेडिंग्स पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर ये हेडिंग्स है, देख लेना एक बार आप। 235 को देखना एक, या 233 से 35 के बीच में होगा, 248 47 को देखना, और 255। इनकी हेडिंग में सिमिलरिटीज है क्योंकि तीनों में ट्रायल के बाद कन्विक्शन दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के संबंध में बात हो रहा है। 256 परिवादी का हाजिर न होना और उसकी मृत्यु, कि परिवाद पर समन जारी किया था और हाजिरी के लिए जो नियत दिन थी या जिसके दिन के लिए सुनवाई स्थगित की गई थी, उस दिन परिवादी हाजिर नहीं होता है, परिवादी हाजिर नहीं होता है तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। कि परिवाद पर संस्थित मामला था, समन मामला परिवाद पर संस्थित था, सुनवाई के नियत दिन परिवादी हाजिर नहीं होता है तो दोष मुक्त कर दिया जाएगा। क्लियर है? 249 और यहाँ पे अंतर कर पा रहे हो, वहां संज्ञेय मामला समनीय मामला, मतलब वहां संज्ञेय मामला और समनीय मामला होना था, यहाँ समन मामला था और हाजिरी के नियत दिन उपस्थित नहीं है तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा 256 में। 257 में परिवाद वापस लेना, कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम की पूर्व मंजूरी से परिवाद करने वाला व्यक्ति अपना परिवाद वापस भी ले सकता है और बिना जजमेंट सुनाए मजिस्ट्रेट कार्रवाई को रोक देगा और वह परिवाद वापस लेने की परमिशन दे देगा। जहां मुख्य साक्ष्यों का साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई रोकी जाती है, वहां अभियुक्त को दोष मुक्त करने का जजमेंट लिख देगा, और अगर मुख्य साक्ष्य से पूर्व कार्रवाई रोक दी तो वहां उन्मोचन के लिए लिख देगा। क्लियर है? टू 59 समन मामलों को वारंट मामले में परिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति, कि अगर कोई ऐसा मामला है, समन मामला कौन सा होता है जिसमें 2 वर्ष से कम का, पर यह बात कर रहा है कि अगर कोई 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मामले का विचारण समन मामले की तरह नहीं कर वारंट मामले की तरह इसका विचारण किया जाना चाहिए, तो वह कार्रवाई को रोककर वारंट मामले की तरह विचारण करेगा। उन साक्ष्यों को जिनको पहले एविडेंस ले लिया था उनको दोबारा बुलाएगा और उनकी दोबारा से परीक्षा करेगा। तो समन मामले वाले मामलों को वारंट मामले में परिवर्तित करेंगे तो वहां ध्यान रखना है कि कम से कम 6 माह तक का कारावास होना चाहिए। 6 माह से अधिक का कारावास है तो ही समन मामले को वारंट मामले में बदला जाएगा। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संक्षिप्त विचारण की रेंज देखना 260 से लेकर 265 तक जाएगी। 260 से 265 तक इसकी रेंज है। चैप्टर 21 है संक्षिप्त समरी ट्रायल का। समरी ट्रायल करने के लिए कौन एम्पावर्ड है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सीजेएम, महानगर मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको हाईकोर्ट ने एम्पावर्ड किया है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी जिसको हाई कोर्ट की तरफ, अच्छा किन मामलों में कर सकता है ये देखना कि 2 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास है। यहाँ क्या लिख रखा है? मृत्यु आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक से कारावास से दंडनीय नहीं है। पॉजिटिव सेंस में देखो तो 2 से कम वर्ष, 2 से कम का कारावास है। 2 वर्ष से कम का कारावास उन मामलों में या जहां चोरी हुई है, चुराई हुई संपत्ति है या जिस संपत्ति के संबंध में अपराध किया गया वहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 से कम है। जो भी आपको प्रॉब्लम देगा वहां या तो वो 2 वर्ष से कम का कारावास होगा या 2000 रुपए से कम संपत्ति का मूल्य लिखेगा। तो जहां 2 वर्ष से कम के अपराध है वहां समरी ट्रायल किया जा सकता है, और जब संपत्ति के संबंध में अपराध है और इस संपत्ति 2000 रुपए से कम की है वहां समरी ट्रायल कर सकता है, सीजेएम कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है जिसको हाई कोर्ट की तरफ से एम्पावर्ड किया गया। क्या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल कर सकता है? हाँ कर सकता है, पर उसको हाई कोर्ट की तरफ से एम्पावर्ड किया गया हो। ठीक है, हाई कोर्ट की तरफ से एम्पावर्ड किया गया हो वो करेगा। किन मामलों की करेगा? जहां मामला केवल जुर्माने से दंडनीय है या जुर्माना सहित रहित
6 माह से कम के कारावास से दंडनीय, 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय, तो उनका उन मामलों में समरी ट्रायल करने के लिए हाई कोर्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर्ड कर सकता है। संक्षिप्त विचारण में प्रक्रिया समन मामलों की ही फॉलो करेंगे 260 से 265 के अधीन रहते हुए। अधिकतम कारावास समन मामले में जब समरी ट्रायल किया जाता है वहां अधिकतम कारावास 3 माह का दिया जाता है। कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे से याद रखना। एक तो जब 106 से 110 के बॉन्ड लेते हैं, ऐसे बॉन्ड का अनुपालन करता है तो कितना मैक्सिमम 3 साल तक के लिए वो बॉन्ड लेते हैं, 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। वो प्रश्न जो 122-23 में से आता है वो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। और संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कितना कारावास दिया जा सकता है, 3 माह का, तो इसको अच्छे से देखकर जाना। हेडिंग देख लेना 263 की, संक्षिप्त मामलों में अभिलेख कैसे लिखा जाएगा। संक्षिप्त मामलों में निर्णय में 3 चीजें होगी कि एक तो साक्ष्य का सारांश होगा, दूसरा निष्कर्ष के कारण होंगे और निर्णय होगा। 3 चीजें होंगी, साक्ष्य का सारांश, निष्कर्ष के कारण सहित निर्णय लिखा जाएगा। 265 कोई काम की नहीं है, छोड़ देना, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।